हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड दिस उमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिहार एपी वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी टॉपिक पे हमने पहले 2 वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर 3 है और वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पर बेस्ड है। आज हम इस एक्ट के 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 3rd चैप्टर जो कि सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 16 तक है और उसमें एक नया सेक्शन 7A भी ऐड हुआ है। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में 11 सेक्शन है, अगर सेक्शन 7A को भी इंक्लूड करें हम तो। और यह सेक्शन जो है ऑफेंस और पेनाल्टी पे बेस्ड है। और आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किस ऑफेंस के लिए कितने पेनाल्टी या कितना दंड जो है वह इस एक्ट में निर्धारित किया गया है। देखिए, इस एक्ट में जो दंड का प्रावधान है या जो प्रोविज़न है ऑफेंस का, वो 2 तरीके का है। एक तो एक जनरल व्यक्ति पे ऑफेंस है कि वह रिश्वत दे रहा है तो उसके ऊपर अपराध रहेगा, जो अपराध वो कर रहा है उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा। और दूसरा उसके लिए है जो खुद लोक सेवक है और रिश्वत ले रहा है तो उसके लिए क्या दंड होगा। आइए हम जरा इस चैप्टर के प्रोविज़न को और अच्छे से डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर 3 की बात करें जो कि ऑफेंस और पेनाल्टी की बात कर रहा है, तो इसमें पहला सेक्शन जो आता है वो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 क्या कहता है कि लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। इसका जो हेड नोट है इसको पढ़ेंगे आप तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब हम इसके डिटेल पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे तो वो और अलग चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो इस सेक्शन का जिस्ट है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है कि लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने संबंधित अपराध है। इसमें अगर कोई लोक सेवक अपने पदीय कार्य करते हुए कोई असम्यक लाभ प्राप्त करता है, असम्यक लाभ तो हम लोग देख ही चुके हैं कि जो उनका निर्धारित वेतन है या जो उनका पारिश्रमिक है उससे भिन्न अगर किसी अन्य तरीके से जो कि विधिक तरीका नहीं है, जो लीगल वे नहीं है, वो कोई लाभ अर्जित करते हैं, कोई एडवांटेज लेते हैं तो उसे अनड्यू एडवांटेज कहा गया है इस एक्ट के तहत, जो डिफिनेशन क्लॉज है वहाँ की। अब हम बात करते हैं कि इसमें जब किसी भी व्यक्ति कोई लोक सेवक है जो असम्यक लाभ प्राप्त करता है और उस कार्य के लिए लाभ प्राप्त करता है जो उसका कार्य पदीय कर्तव्य के निर्वहन के तहत आता है, या फिर वो किसी कार्य को जो वो करने के लिए बाध्य है, करने के से विरत रहने के लिए या किसी अन्य लोक सेवक को भी वैसा करने के लिए प्रमोट करता है और उसके एवज में किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करता है, कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है या कुछ जो है पारिश्रमिक वह इनाम के रूप में प्राप्त करता है और उसका मीन्स जो है वो इलीगल तरीके से प्राप्त करता है, तो वह इसके तहत लायबल होगा। और इसमें जिसको पनिशमेंट दी जाएगी वह पनिशमेंट है मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स। मतलब किसी भी कीमत पे 3 साल से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन यह सजा जो है 7 साल तक हो सकती है। ठीक, अब सेक्शन 7A की बात करते हैं। सेक्शन 7A कहता है कि भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। ठीक, असम्यक लाभ लेना का मतलब कि कोई अन्य व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के लिए जो पदीय कर्तव्य पे अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं ऐसे लोक सेवक को करता क्या है कि भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति होते हैं किसी काम को करने के लिए धमकी देते हैं लोक सेवक कि ये नहीं करोगे तो हम कुछ और कर देंगे, इस टाइप का, या कहीं भी ऑफिस में जाके किसी प्रकार कोई तोड़फोड़ करना, इसलिए कि वह अपने कोई भी किसी भी तो इलीगल मीन्स का यूज करके अगर वो ऐसा करते हैं, वो भी अपने असम्यक लाभ के लिए, अपने अनड्यू एडवांटेज के लिए, तब वहाँ पे जो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपराध का या दंड का जो प्रावधान रखा गया है वह भी है मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स। और देखिए, साथ में साथ इन दोनों में फाइन को भी रखा गया है। ठीक है, इसमें इसके साथ फाइन भी इम्पोज किया जाता है। अब बात आती है सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 क्या कहता है, इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन बाकी सेक्शन से अलग है। सेक्शन 8 कहता है किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। यहाँ देखिए, रिश्वत देने से संबंधित अपराध बताया गया है किसको, लोक सेवक को। जब आप सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को पढ़ेंगे तो आपको वर्डिंग थोड़ी सेम दिखेगी, लेकिन सेम नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है।
सेक्शन 8 जो कहता है, ये कहता है किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपना कोई काम करवाने के लिए किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक देता है या कोई और पैसे देता है, किसी प्रकार का कोई और इनाम देता है, तो वहाँ वह व्यक्ति लायबल होगा जो व्यक्ति रिश्वत देता है। और उसकी लायबिलिटी क्या होगी, उसमें जो ऑफेंस है वह कारावास की जो अवधि, उसमें मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया, लेकिन यह कहा गया है कि मैक्सिमम मतलब अप टू 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, इनको फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। अब सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 कहता है कि किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। अगर कोई वाणिज्यिक संगठन है, कोई कारपोरेट बॉडी है और किसी पब्लिक सर्वेंट को वह अपना काम करवाने के लिए या अपना हित सॉल्व करने के लिए रिश्वत के रूप में कुछ पैसे देते हैं, तब वहाँ ऐसा संगठन जो वाणिज्यिक संगठन है वो लायबल होगा। और यहाँ देखिए इसका नेचर थोड़ा अलग होता है, ये एक पर्सन के रूप में नहीं होता, इसका नेचर थोड़ा अलग होता है, वह यह विधिक व्यक्ति होता है। तो यहाँ इस सेक्शन में इनके लिए केवल फाइन इम्पोज किया जाता है और इन्हें किसी प्रकार का कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाए और सेक्शन 10 को आप देखिए, तो सेक्शन 10 कहता है कि वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को दंड देने की जरूरत है या कारावास देने की जरूरत है, तो वहाँ तो हम वाणिज्यिक संगठन को कारावास दे नहीं सकते, क्योंकि ये लीगल बॉडी है। लीगल बॉडी को तो हम किसी प्रकार के कटघरे में रख नहीं सकते। कटघरे में रखने के लिए एक पर्सन होना चाहिए, एक मानव व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में उस समय जब अपराध किया जा रहा है, तो उस कंपनी का या उस वाणिज्यिक संगठन का जो भी भार साधक अधिकारी होता है, जो उसका निदेशक होता है, जो कर्मचारी होता है, तत्काल समय में जिसके पास उस कंपनी का या उस संगठन का पावर होता है, कंट्रोल होता है, उसे लायबल ठहराया जाता है और उसे दंड दिया जाता है। और जब ऐसा कोई अपराध करता है जिसके लिए दंड देने की बात आती है, तो यहाँ भी मिनिमम देखिए 3 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स प्लस फाइन। मतलब किसी भी कंडीशन में 3 ईयर से कम का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा और 7 ईयर तक का पनिशमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 कहता है कि लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारोबार से संबद्ध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ प्राप्त करता है। देखिए कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपको प्रतिफल भी देना होता है। अगर ऐसे कंडीशन में लोग जान पहचान के रहते हैं या भाई भतीजावाद की जो पद्धति चली आ रही, उस तरीके से लोग कहते हैं या तो बहुत कम से प्रतिफल लेते हैं या तो बिना प्रतिफल के भी उनका काम कर देते हैं। अगर कोई लोक सेवक इस तरीके का कार्य करता है तो भी उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। और यहाँ जो पनिशमेंट की प्रकृति है वह मिनिमम क्या है, 6 मंथ है, कि वह किसी भी कंडीशन में 6 मंथ से कम नहीं होगी और यह अप टू 5 ईयर्स और अधिकतम 5 ईयर्स तक हो सकती है। आपसे बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 कहता है कि अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड। देखिए अपराध करना एक अलग चीज है और अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया जाना अलग चीज है। ये जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए, बिना दुष्प्रेरित कार्य किए भी दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति दुष्प्रेरण के लिए दायी होता है। और यह बात हम 117 आईपीसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ इनके लिए जो दंड निर्धारित किया गया है वह यह भी है मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स प्लस फाइन। लेकिन इसमें याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑफेंस है सबका जो कारावास की अवधि है वह मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 7 है। बात करते हैं हम सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 कहता है कि लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। देखिए आपराधिक औचार क्या है, इसे अगर आप बेयरेट की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई भी लोक सेवक है और किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी इनमें न्यस्त की गई है या उन्हें उस प्रॉपर्टी का ओनर रखा गया, कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी उनके कब्जे में है और उस समय वो उस प्रॉपर्टी को अपने स्वयं के लाभ के लिए उसको किसी प्रकार से चेंज कर देते हैं या अपने लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपराधिक औचार के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो दूसरी और डिफिनेशन दी गई है कि अगर वह अपने पति का
कर्तव्यों का पालन करते हुए या अपने पद पर रहते हुए अपने आप को आवश्यकता से अधिक धनी कर लेते हैं। देखिए, जब व्यक्ति अपने पद पर है और आवश्यकता से ज़्यादा वह धनी हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनलीगल मीन से उसके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, और जो भी पारिश्रमिक है वो जो है अर्थ के रूप में मिलता है, मतलब पैसे के रूप में ही मिलता है। दोनों भी कैटेगरी में इन्हें आपराधिक औचारिक का दोषी माना जाएगा और इसके लिए उनको दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 जो है वो अभ्यासित अपराधी के लिए दंड की बात करता है। ठीक है, अब अभ्यासित अपराधी कौन है? जैसे कोई एक काम व्यक्ति कर लिया, एक अपराध कर लिया और उस अपराध को साबित भी कर दिया गया और उसके एवज में उसे क्या हुआ, दंड भी मिल चुका है, मतलब वह दंड भी भोग चुका है, अपराध उसका सिद्ध हो गया है, तभी तो दंड मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर दोबारा फिर वही अपराध करता है तो ये माना जाएगा कि उसको तो पता था कि पहली बार कि इस तरीके यह कार्य जो है गलत है या अपराध की प्रकृति का है और हमको दंड दिया जा सकता है, फिर भी यह जानबूझ के यह कार्य करता है, तो मतलब ये अभ्यासित अपराधी है, वह लगातार एक ही कार्य को बार बार दोहरा रहा है या एक ही अपराध को बार बार कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इनकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है और यहाँ मिनिमम पनिशमेंट का जो ईयर है वो 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम क्या है 7 ईयर्स है, और साथ ही साथ इनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। अब बात आती है सेक्शन 15 की। जो सेक्शन 15 है वो अटेम्प्ट से रिलेटेड है, यह अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट की बात करता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए अगर आप प्रयत्न ही करें तो भी पर्याप्त है। देखिए, प्रयत्न का मतलब क्या होता है कि जब आप अपराध कर रहे हैं और बीच में कोई ऐसी रुकावट आ गई जिससे आप उस अपराध को कमिट करने से बच गए हैं। अगर आप अपराध कमिट करने से बच गए हैं तो मतलब वो प्रयत्न है। आपको रोका न गया होता तो आपने वो अपराध कर दिया होता। इसको और डिटेल में समझना है तो आईपीसी का सेक्शन 511 पढ़िए। 511 क्या कहता है? प्रयत्न की ये बात करता है। और भी कुछ अपराध बताए गए हैं जिसमें प्रयत्न को अलग सेक्शन में डिफाइन किया गया, लेकिन जब प्रयत्न को अलग सेक्शन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है तो सबको आईपीसी के 511 में ही रखा जाता है। वैसे ही करप्शन एक्ट के बारे में बताता है कि अगर यहाँ प्रयत्न किया गया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा। उसके लिए देखिए पनिशमेंट क्या है कि मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर्स का पनिशमेंट इनको दिया जाता है। अब बात आती है लास्ट सेक्शन जो इस चैप्टर 3 का है, वह सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है कि जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें। मतलब जब हम इन सारे ऑफेंसेज को जो 7 में या 8 में 9 में 10 में जो भी सारे ऑफेंस है, इन ऑफेंस में जो फाइन की बात की गई है, उस फाइन में जब उस फाइन को हम निर्धारित कि यहाँ किसी भी ऑफेंस में फाइन को नहीं बताया गया है कि कितना रुपया या कितने हजार रुपया फाइन इम्पोज किया जाएगा, तब यहाँ पे क्या है कि जब इस फाइन को निर्धारित करेगी तो ये कोर्ट की पावर है। कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि इस समय इसमें जो जैसे वह रिश्वत लिए तो रिश्वत का अमाउंट क्या है, अगर वह किसी प्रकार का और पारिश्रमिक प्राप्त किए हैं या तो उसकी वैल्यू का क्या है, अगर उन्हें सेक्शन 13 में औचार के लिए दंडित किया जाना है तो वहाँ कितने रकम है या रकम की वैल्यू कितने ही जो इनकी लोक सेवा के तहत न्यस्त की गई थी या जिसका वह लाभ अपने पति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लिए हैं, तो इन अमाउंट को ध्यान में रखते हुए फाइन इम्पोज किया जाएगा। ये नहीं कि वो जो है गबन किए हैं 2 लाख 4 लाख का, उन पर फाइन केवल 100 रुपये इम्पोज कर दिया है, नहीं, ऐसा करते ही नहीं होगा। जितने उन अमाउंट है उस सारे अमाउंट को फाइन इम्पोज करते हुए देखा जाएगा और उसी हिसाब से कोर्ट उनको फाइन इम्पोज करेगी। और यह पावर किसकी है? कोर्ट की पावर, कोर्ट इसको देगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑफेंस और उसके लिए पनिशमेंट क्या है। देखिए, इस पर एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, तो आप इसको एक बार सिंपली देख लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। 2 बार इसको आप पढ़िएगा बेयर से तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। पनिशमेंट तो आपको आराम से याद हो जाएगा क्योंकि अधिकतम पनिशमेंट जो है वह मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स है। थोड़ा बहुत जिसमें फ़र्क है बस आपको वहीं याद करना है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। और इसका जो चैप्टर 4 है और चैप्टर 5 है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया से करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय।